रही होंगे। मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाई और दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार करने लगी। जो ही घंटी की आवाज घर में गूंजी, मेरे दोनों नन्हे शैतान श्यामली और श्रेयस उछलते कूदते अपने कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे की कुंडी खोलते ही पापा पापा चिल्लाते हुए सुजोई की टांगों से लिपट गए। सुजोई ने मुस्कुराकर अपना ब्रीफ केस मुझे थमा दिया और दोनों बच्चों को बाहों में भरकर भीतर आ गए। तीनों के कह सुनकर दिल को सुकून सा मिल रहा था। सुजोई को चाय देकर मैं भी वहीं उनके पास बैठ गई। दोनों बच्चे बड़े प्यार से अपने पापा को दिन भर की शरारतें और किस्से सुना रहे थे। सुजोई भी बड़े गर्व से चाय पीते हुए उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अपने पापा का पूरा ध्यान खुद पर पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा, मैं और श्रेयस एक बहुत सुंदर ड्राइंग बना रहे हैं, उसे पूरा करके आपको दिखाते हैं, कहकर श्यामली ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर अपने कमरे में चले गए। क्या सोच रही हो मैडम? कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। सुजोई के टोकने पर मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर उठकर रसोई की तरफ चल दी। खाने की मेज पर भी दोनों बच्चे चहकते हुए अपने पापा को ना जाने कौन कौन से किस्से सुना रहे थे। खाने के बाद कुछ देर तक सुजय और मेरे साथ खेलकर बच्चे थक कर सो गए। सारा काम निपटाकर कपड़े बदलने के बाद जब मैं कमरे में पहुंची तो सुजय पहले से ही पलंग पर लेटे हुए एकटक छत की ओर निहार रहे थे। बत्ती बुझाकर मैं भी पलंग पर जाकर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद सुजय ने धीमे स्वर में पूछा, श्रेया, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, मैंने गहरी सांस भरकर छोड़ते हुए जवाब दिया। कोई टेंशन है? नहीं, श्यामली बता रही थी, आज उसकी नानी का फोन आया था। क्या कहा माँ ने? कैसी है वे? ठीक है, हम सब का कुशल मंगल पूछ रही थी। और साकेत कैसा है? उसकी परीक्षा कैसी हुई? वह भी ठीक है, अच्छी हुई। सिर्फ इतना ही बात हुई? हाँ, तो फिर इतनी खोई हुई उदासी क्यों हो? मेरे कोई जवाब न देने पर सुजोई ने मुझे बाहों में भर लिया और फिर सिर सहलाने लगे। अचानक हुई प्रेम और अपनेपन की अनुभूति से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं फूट फूट कर रोने लगी। सुजोई ने मुझे जी भर कर रोने दिया। कुछ देर बाद जब आंसू थमे तो मैंने हिम्मत करके पूछा, कल पापा की बरसी है, माँ ने घर पर बुलाया है और तुम हमेशा की तरह वहाँ जाना नहीं चाहती। सुजोई ने कहा, आपको सब पता तो है मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। माँ भी सब जानती हैं, फिर भी हर साल मुझसे घर आने की जिद करती हैं। मैंने भराई आवाज में कहा, श्रेया, तुम जानती हो ना, माँ बस पूरे परिवार को एक साथ खुश देखना चाहती हैं, इसलिए हर बार तुम्हारा जवाब जानते हुए भी तुम्हें पापा की बरसी पर घर आने के लिए कहती हैं। मैं जानती हूँ, मैं माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, उन्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ? मैंने निराश स्वर में पूछा। अपने पापा को माफ कर दो, इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती। सुजोय फिर बोल पड़े, देखो श्रेया, मैं तुम्हारी हर तकलीफ समझता हूँ और तुम्हारे हर फैसले का सम्मान भी करता हूँ, पर इस तरह दिल में गुस्सा और दर्द दबाकर रखने पर किसी का भला नहीं है। तुम अनजाने में ही अपने साथ अपनी माँ को भी तकलीफ दे रही हो। अपने अंदर से सारा गुस्सा, सारा गुबार निकाल दो और अपने पापा को माफ कर दो। मुझे समझाकर कुछ देर बाद सुजोय तो सो गए, पर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बीते कल की यादें खुली किताब के पन्नों की तरह मेरी आंखों के सामने खुलती चली जा रही थी। छोटा सा परिवार था हमारा, पापा, मम्मी, मैं और साकेत। पापा का अच्छा खासा कारोबार था, घर में किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ही लगता था, पर मेरी माँ की आंखों में हमेशा एक उदासी, एक डर नजर आता था। शुरू में मैं माँ के आंसुओं की वजह समझ नहीं पाती थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई वजह भी समझ आती गई। वजह थे मेरे पापा, जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर या फिर बिना किसी बात पर माँ पर हाथ उठाते थे। मुझे कभी पापा का बर्ताव समझ नहीं आया। जब प्यार जताते थे तो इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी, और जब गुस्सा करते थे तो वह भी इतना कि जिसकी कोई हद नहीं होती थी। पहले पापा के गुस्से का शिकार सिर्फ माँ होती थी, पर वक्त बीतने के साथ उनके गुस्से का चपेट में आने वाले लोगों का दायरा भी बढ़ता गया। पापा ने मुझ पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया था। जब पापा ने पहली बार हाथ उठाया था तब मैंने 2 दिनों तक बुखार के कारण आंखें नहीं खोली थी। जब पापा मुझे मारते थे तो माँ मुझे बचाने के लिए बीच में आ जाती थी। न जाने कितनी बार माँ ने हम दोनों के हिस्से की मार अकेले खाई होगी। छोटी उम्र में इतनी मार खाकर मेरे शरीर पर से कई दिनों तक मार के निशान नहीं जाते थे। स्कूल जाने पर ऐसा महसूस होता था
मानो जैसे मेरे सहपाठी मेरी ओर इशारा करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर निशानों के बारे में पूछती थी तो झूठ बोलना पड़ता था। न जाने कितनी बार साइकिल से गिरने का बहाना बनाया होगा। अब तो गिनती भी याद नहीं है। शुरू शुरू में मैं मार खाते वक्त बहुत रोती थी, पर वक्त के साथ मेरा रोना भी कम होता गया और कुछ वक्त बाद तो एहसास भी होना बंद सा हो गया। माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी परी सुंदर माँ निढाल सी रहती थी। डॉक्टरों को भले ही माँ की बीमारी की वजह पता न चल पाई हो, पर मैं जानती थी मेरी माँ को एक ही बीमारी थी। मेरे पापा। मैं 8 वर्ष की थी जब साकेत का जन्म हुआ था। कितनी प्यारी मुस्कान थी मेरे छोटे भाई की। दुनिया की भलाई बुराई झूठ फरेब संघर्षों और तकलीफों से अनजान मासूम हंसी थी उसकी। पापा ने साकेत के जन्म का जश्न मनाने में पूरे शहर को दावत दे डाली थी। मुझे लगा कि अब शायद पापा बदल जाएंगे, हम पर हाथ उठाना और गाली गलौज करना छोड़ देंगे, मगर मैं गलत थी। इंसान की फितरत बदलना नामुमकिन है। पापा के वैसेपन से मेरा भाई भी नहीं बच पाया। मुझे उसके चेहरे पर भोलेपन की जगह खौफ नजर आता था। जब पापा हमें मार चुके होते थे तब मैं ध्यान से उनका चेहरा देखती थी। हमें गालियां देने मारने कोसने के बाद पापा के चेहरे पर संतोष के भाव होते थे, ग्लानि नहीं। ऐसा लगता था कि हमें रोते गिड़गिड़ाते दर्द से कहराते देखने में पापा को खुशी मिलती थी। खुद पर गरूर होता था। कभी मुझे लगता था कि कहीं पापा किसी मानसिक रोग के शिकार तो नहीं, वरना यह उन्हें हमसे कैसा प्यार था जो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैं कई बार माँ से पूछती थी कि क्या हम पापा से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। इस पर माँ रोते हुए इसे हमारी मजबूरी बता देती थी। पापा के परिवार वालों ने उन्हें कभी हमें प्रताड़ित करने से नहीं रोका, बल्कि वे तो उन्हें पापा को सही बताकर उनका साथ देते थे। पापा कभी अपने परिवार वालों की मानसिकता को समझ नहीं पाए। उनके लिए पापा बैंक का वह अकाउंट थे जिससे वे जब चाहे जितने चाहे रुपए निकाल सकते हैं, पर अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। पापा के भाई और उनके परिवार को मुफ्तखोरी की आदत लग गई थी। पापा को खुश करने के लिए वे लोग हम पर झूठे इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आते थे। मम्मी के परिवार वाले भी कम न थे। वे लोग शुरू से जानते थे कि पापा हमारे साथ क्या करते हैं, पर उन्होंने कभी माँ का साथ नहीं दिया। वजह मैं जानती थी। मेरे मामा के शौकीन मिजाज के कारण डूबते कारोबार में पापा ही रुपया लगाते थे। पापा की ही तरह उनका पैसा भी हमारा दुश्मन बन गया था। अब मैंने किसी से कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया था। पापा के लिए मेरे दिल में गुस्सा और नफरत लावा की तरह बढ़ते जा रहे थे, जो अक्सर फूटकर बाहर आ जाते थे। मैं अब कामना करती थी कि हमें इस नर्क से मुक्ति मिल जाए। कुछ सालों तक सब ऐसा ही चलने के बाद अब पापा को शायद उनके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई थी। उनके भाई ने उनका सारा कारोबार डुबो दिया। सभी ने पापा का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में माँ ने अपने सारे गहने और जमा पूंजी पापा को दे दिए और दिन रात कोल्हू के बेल की तरह जूझ कर काम किया। इस बीच मारपीट बिल्कुल बंद सी हो गई थी। धीरे धीरे पापा का काम चल निकला। यह मन बड़ा पाजी चोर होता है, बार बार टूटने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। मेरे मन में पापा के बदल जाने की उम्मीद थी, जो पापा ने हमेशा की तरह बड़ी बेदर्दी से रौंद डाली थी। पापा ने फिर से वही रुख अपना लिया था। उन्होंने शायद सांप और बिच्छू की कहानी सुनी ही नहीं थी, इसलिए फिर से अपने धोखेबाज भाई पर भरोसा कर बैठे। बिच्छू ने आदत अनुसार पापा को दोबारा डस लिया और इस बार पापा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब मम्मी एक दिन मुझे और साकेत को स्कूल से लेकर लौटी तो हमने देखा कि पापा ने आत्महत्या कर ली है। मम्मी बेहोश होकर गिर गई। भाई का रोते रोते बुरा हाल था, पर मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। पापा हमें रास्ते पर अकेला लाकर छोड़ गए थे, जैसा कि मुझे विश्वास था। पापा के घर वालों ने हमसे हर नाता तोड़ लिया और मम्मी के घर वाले तो और भी समझदार निकले। उन्हें यह डर सता गया कि कहीं हम उनसे वे रुपए न मांग ले जो पापा ने समय समय पर उन्हें दिए थे। हर किसी ने हमें देखकर रास्ता बदलना शुरू कर दिया था। मम्मी गहरे अवसाद की गिरफ्त में आती चली गई। बीमारी के कारण भाई की जान जाते जाते बची। पापा हमसे सब कुछ छीन कर चले गए, पर हमारा जीने का हौसला नहीं छीन पाए। बड़ी मुश्किलों से हमने खुद को संभाला। माँ ने दिन रात मेहनत व संघर्ष करके हमें पाला। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी इसी तपस्या का फल बनकर सुजोय मेरे जीवन में आए। पैसे से अधिकारी सुजोय को मेरे लिए माँ ने ही पसंद किया था। मैं शुरू में उन पर विश्वास करने से डरती थी कि कहीं मेरा पति मेरे पापा जैसा न हो। पहले सुजोय को जीवन साथी के रूप में पाकर और फिर श्यामली और श्रेयस के मेरे गोद में आने से मेरे सारे दुखों व संघर्षों पर विराम लग गया। माँ भी अब पहले से अच्छी अवस्था में थी। साकेत भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था।
ऐसे में दिल में सिर्फ एक कसक थी। मैं अभी तक पापा को माफ नहीं कर पाई थी। माँ हर साल पापा की बरसी मनाती थी। वे हमें भी घर आने को कहती थी। हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं सब कुछ भुला दूं, पर यह मेरे लिए संभव नहीं था। जब मैं सुजोय को अपने बच्चों के साथ देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, लेकिन साथ ही दिल में एक टिस भी उठती है कि क्या मेरे पापा ऐसा नहीं हो सकते थे। सुजोय बहुत अच्छे पति है और उससे भी अच्छे पिता है। मैं जानती हूँ साकेत भी एक दिन अच्छा पति और पिता साबित होगा। यादों की दुनिया से बाहर निकलकर मैंने सुजोय की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो रहे थे। वे ठीक ही तो कहते हैं, बीती बातों को दिल में दबाकर खुद को पीड़ा देने से क्या फायदा। माँ ने पापा का अत्याचार हमसे कहीं ज्यादा सहा, पर फिर भी उन्होंने पापा को माफ कर दिया। अगर माफ नहीं करती तो उनके जाने के बाद कभी एक मजबूत चट्टान बनकर हमें सहारा न दे पाती। सिर्फ एक माँ का दिल ही इतना बड़ा हो सकता है। अब मैं भी तो एक माँ हूँ, फिर मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। मैंने यह कैसे नजरअंदाज कर दिया कि मेरे भीतर की घुटन से मेरी माँ का दम भी तो घुटता होगा। मैं पापा को सजा देने के नाम पर अनजाने में ही माँ को सजा देती आई हूँ। कहीं मैं भी पापा की तरह ही तो नहीं बनती जा रही हूँ। फिर मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मन में कहा कि डियर पापा, मैं नहीं जानती कि आपने हमारे साथ वह सब क्यों किया। मैं यह भी नहीं जानती कि आज भी आपको अपने किए पर कोई पछतावा है भी या नहीं। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा भी नहीं करना। आज मैं पहली और आखिरी बार आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती थी, इसलिए आपकी मार और गालियाँ खाने के बाद भी उम्मीद करती थी कि शायद आप बदल जाओगे। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको माफ करती हूँ, पर आपके लिए नहीं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। गुड बाय। बहुत सालों बाद मैं खुद को इतना हल्का महसूस करके चैन की नींद सोई। अगली सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो सुजोय माथे पर बल डाले रसोई में आए। यह क्या श्रेया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? 8 बज चुके हैं, मुझे दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। बच्चों को अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं किया तुमने? आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आप भी दफ्तर में फोन करके बता दीजिए कि आज आप छुट्टी ले रहे हैं। क्या मतलब यह कि आज हम सब मम्मी के घर जा रहे हैं। आज पापा की बरसी है ना, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाएं। तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। श्रेया, सुजोय ने भावुक होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे हाथ रुक गया। तुम अपनी इच्छा से यह कर रही हो ना, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने डबडबाई आंखों से सुजोय की ओर देखा। नहीं सुजोय, माँ ठीक कहती है, आप भी सही हो। अपने भीतर का यह अंधेरा मुझे खुद ही दूर करना होगा। मैं बीते कल की इन कड़वी यादों को भुलाकर आपके और अपने परिवार के साथ नई खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ। मैं पापा की बरसी में जाऊंगी। सुजोय सहमति से सिर हिलाकर मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में अपने लिए गर्व और प्रेम की चमक देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। कुछ ही देर बाद मैं सुजोय और बच्चों के साथ माँ के घर पहुँच गई। बच्चे तो नानी और मामा से मिलने की बात सुनकर ही खुशी से उछल रहे थे। मेरे घंटी बजाने के कुछ क्षणों बाद माँ ने दरवाजा खोला। मुझे दरवाजे पर खड़ी पाकर माँ चौंक गई। उन्हें तो सपने में भी आज मेरे घर आने की उम्मीद न थी। उनके मुंह से मेरा नाम आश्चर्य से निकला। श्रेया बेटा तू? माँ, मुझे तो आना ही था, आज पापा की बरसी है ना। मेरे मुंह से यह सुनते ही माँ की आंखें भर आई और उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। आज बरसों बाद हम माँ बेटी लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे और हमारे आंसुओं से सारी पुरानी यादों की कालिक धुलती जा रही थी।